हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये वीकली करंट अफेयर्स है पिछले 2 सप्ताह के, क्योंकि पिछले संडे को नहीं आ पाया था। तो हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज यहाँ पर कंटेंट देंगे। और डेली का जो वीडियो होता है उसमें तो काफ़ी डिटेल में बात करते हैं, यहाँ संक्षेप में बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, जनवरी से लेकर नवंबर तक का यानी इस साल का अब तक का मैराथन वीडियो अवेलेबल है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये देखिएगा ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो का लिंक दिया हुआ है और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा मेंबरशिप के ज़रिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, जनजातीय गौरव दिवस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की किस योजना को लॉन्च किया है? आंसर होगा पीएम पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। हिंदी में कहेंगे इसको प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन। ठीक है, ये जो जनजातीय समूह है यानी ट्राइबल है, उनमें से जो सबसे कमज़ोर हैं उन सब का ये ग्रुप है। और 15 नवंबर को झारखंड में लॉन्च किया गया। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्यों? बिरसा मुंडा की जयंती होती है। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठनों को गैरकानूनी संगठन घोषित किया है? आंसर होगा मणिपुर। आपको पता है मणिपुर में तनाव चल रहा है मैतेई और कुकी समुदाय के बीचों में। तो कुकी समुदाय से रिलेटेड जो चरमपंथी संगठन है, अलगाववादी संगठन है, उन सबको तो पहले ही बैन किया जा चुका है गैरकानूनी जो अधिनियम है यानी यूएपीए उसके तहत। और अब ये देख रहे हैं हम लोग कि मैतेई से जुड़े हुए जो गैरकानूनी संगठन कुछ को घोषित किया गया है। तो टोटल ये सब हैं, टोटल लिस्ट ये रही। मणिपुर है कहाँ भारत में? ये नॉर्थ ईस्ट में जो 7 सिस्टर्स हैं उसी में यहाँ पर ये रहा मणिपुर। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किस एक्ट के तहत पायरेटेड फिल्म कंटेंट वाली वेबसाइट ऐप को ब्लॉक करने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है? आंसर होगा सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। ठीक है, इसके तहत तो फिल्म पायरेसी जो होती है ना, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये काम किया गया है। पायरेसी से आप फिल्में तो देख लेते होंगे या लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि एक फ़िल्म बनाने के लिए बहुत करोड़ों, कई 100 करोड़ खर्च हो जाते हैं। और उन फिल्मों को अगर सिनेमा हॉल में ना देखा जाए या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ना देखा जाए और उसको अगर पायरेटेड वर्जन में देखा जाए तो उससे काफ़ी नुकसान होता है, और इसी वजह से ये किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, डीप फेक क्या है जिसकी चर्चा मीडिया में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की वजह से काफ़ी ज़्यादा रही है, और बाद में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर काफ़ी चिंता भी जताई? आंसर का उपरोक्त सभी, यानी असली वीडियो में दूसरे व्यक्ति का चेहरा फिट कर देना, असली फ़ोटो में दूसरे व्यक्ति का चेहरा फिट कर देना, असली वीडियो में दूसरे की आवाज़ फिट कर देना और लोगों के सामने पेश करना, तो ये डीप फेक होता है, कहलाता है। ठीक है, तो रश्मिका मंदाना उससे उनके से रिलेटेड ये डीप फेक वीडियो आया, जो ओरिजिनल वीडियो ये देख रहे हैं और रश्मिका मंदाना का चेहरा वहाँ लगा के और इस तरीके से वो वीडियो को वायरल किया गया था। और इस पर सरकार भी काफ़ी सख्त है। सरकार ने तमाम जो सोशल मीडिया समूह है उन सबको कहा है कि ये सब हटाया जाए, फोटोग्राफ वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव दिया है? नाम बदलने का? आंसर होगा हरिगढ़। तो ये गवर्नमेंट को भेजा गया है नवंबर में और हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव है। अब देखते हैं सरकार आगे क्या करती है, क्योंकि कई सारे शहरों के नाम बदले जा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे इलाहाबाद, उसका नाम प्रयागराज हो चुका है। मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर स्टेशन हो चुका है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जा चुका है। ठीक है, फैजाबाद को अयोध्या भी किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी वहाँ पर वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर होने की वजह से कुछ दिनों के लिए यानी नवंबर में ट्रक, कमर्शियल वाहन निर्माण जो कार्य है उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया और स्कूलों को बंद कर देना पड़ा? आंसर होगा दिल्ली में। ओके, दिल्ली में ये हाल हुआ। 5 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा भाग गया था आगे। ये इस स्तर पे हो गया था जो हैजार्डस कहा जाता है वो,
तो इसी वजह से इतने गंभीर काम किए गए और इसकी वजह से जो है ना वहाँ एक GRAP वो लागू कर दिया गया था। एक खास मानक है कि अगर वहाँ पर पॉल्यूशन की स्थिति ज़्यादा होती है दिल्ली में तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बिहार से रिलेटेड जो आरक्षण से रिलेटेड कंटेंट है वो भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, रिवाइज हो जाएगा। तो क्वेश्चन होगा, बिहार विधानसभा ने राज्य में SC ST BC और EBC के लिए जो मौजूदा 50% आरक्षण है उसको बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का जो विधेयक है उसको पारित किया है। आंसर होगा 65%। ठीक है, तो 65% करने का प्रस्ताव पारित किया है और प्लस जो 10% EWS है उसको मिलाकर ये हो जाएगा 10 प्लस मिलाकर ये हो जाएगा 75% आरक्षण। ठीक है, तो पारित कर दिया गया और गवर्नर के पास भेज दिया जा चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में अलग अलग जातियों के कितने लोग सरकारी नौकरियों में हैं, ये रिपोर्ट आई है। तो उसके मुताबिक अगर हम बात करेंगे कहाँ डिटेल में, तो जो जातीय गणना हुई है उसमें आर्थिक और शैक्षणिक और नौकरी से रिलेटेड भी तमाम चीज़ों का आंकड़ा जो है बताया गया है। तो वो देख लेते हैं, अलग अलग जो नौकरी में है आबादी के अनुसार कितने लोग हैं वो भी देख लेते हैं। तो यादव वो 2.89 लाख सरकारी नौकरी में है और ये उनकी आबादी का मात्र 1.55% है। ठीक है, आबादी के अनुपात में ये कम दिख रहा है। कुशवाहा 1,12,000, तो वो अपनी आबादी के अनुपात में 2.04% है। कुर्मी जो है वो अपनी आबादी के 3.11% सरकारी नौकरी में है। बनिया 1.96% वो अपनी आबादी के। सुरजापुरी मुस्लिम ये 0.63%। भाट ये 4.21%। मलिक मुस्लिम 1.39%। तो ये आबादी के अनुपात में है। ठीक है, एक्चुअल में ये सरकारी नौकरी में और जितनी आबादी है उसके अनुपात में इतने लोग हैं। ठीक है, आगे जो संख्या है वो देख रहे हैं आप। तेली ये 1.44%। मल्लाह 0.41%। कानू 1.19%। धानुक 1.19%। ठीक है, नोनिया 0.57%। चंद्रवंशी 1.45%। नाई 1.38%। बढ़ई 1.07% और हलवाई 1.2% ये सरकारी नौकरी में है। ठीक है, सामान्य वर्ग जो उनके देख लेते हैं, तो भूमिहार उनकी आबादी के अनुपात में ये 4.99% सरकारी नौकरी में है। ब्राह्मण वो 3.6%। राजपूत ये 3.81% और कायस्थ 6.68%। मतलब कि अपनी आबादी जो उनकी आबादी है उसके अनुपात में इतने % है। तो सबसे ज़्यादा अनुपातिक ये रहा, फिर उसके बाद ये फिर अदर देखने को मिलता है। अगर अनुसूचित जाति में हम लोग देखें, दुसाध ये 1.44%। रविदास 1.2%। मुसहर 0.26%। पासी 2%। धोबी 3.14%। डोम 1.24%। ठीक है, तो ये सरकारी नौकरियों में कुछ जो जिनके परसेंट थोड़े से 1 या उससे ज़्यादा थे, तो उनका मैंने आंकड़ा आपको बता दिया। बिहार से संबंधित जो नौकरियां हैं ना, उसकी तैयारी अगर कर रहे हैं आप तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने लोगों के पास अपना निजी वाहन नहीं है। आंसर होगा 95.49%। ओके, इतने लोगों के पास नहीं है। किसके पास कितने तरह के हैं? 2 पहिया वाहन 3.8% लोगों के पास है। 3 पहिया वाहन 0.11% लोगों के पास है। 4 पहिया वाहन 0.44% लोगों के पास है। ट्रैक्टर मुख्य तौर पर खेती करने वाले लोग वो 0.13% लोगों के पास है। और 6 पहिया या उससे अधिक जो पहिए वाले वाहन है वो 0.03% लोगों के पास है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं? आंसर होगा 3.36%। ठीक है, सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार है वो है
20.49 लाख, ओके, और टोटल आबादी का परसेंट है 1.57%। संगठित क्षेत्र में जो प्राइवेट नौकरी है वो 1.22% है। असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी 2.14% है। तो पिछला जो आंसर दिखाया था ये दोनों को जोड़कर मैंने देखा था। स्वरोजगार 3.05% लोग, किसान, काश्तकार, खेतिहर वो 7.7% है। मिस्त्री, मजदूर या अन्य वो 16.73% है। भिखारी 0.03%, कचरा बीनने वाले 0.02%, गृहिणी, विद्यार्थी, अन्य वो 67.54% ये टोटल की जो आबादी है। ओके, तो ये हम देख रहे हैं। और टोटल जो आबादी है ना बिहार की वो 13.07 करोड़ है बिहार की आबादी। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार कुल कितने प्रतिशत परिवार के पास पक्के मकान नहीं है? आंसर 40% के पास पक्का मकान नहीं है बिहार की जो आबादी है उसके मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पक्का मकान 2 या अधिक कमरे वाला कितने के लोगों के पास है? 36.76% लोगों के पास। पक्का मकान 1 कमरे वाला 22.37% के पास। खपरेल टीन छत वाले आवास 26.54% लोगों के पास है। झोपड़ी 14.9% लोगों के पास है। ठीक है, तो आवासहीन है ये 0.24%। तो इस तरह से हम जो हैं वो इसको मिला देते हैं तो ये पिछला वाला जो आंसर था ना वो ये हो जाता है कि पक्का मकान नहीं है तो 40%। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रति गरीब परिवार कितने रुपए देने का ऐलान किया? आंसर होगा 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को ये ऐलान किया बिहार विधानसभा में और कहा कि हर साल 50-50 हज़ार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है और सभी वर्गों के 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, सहायता की जाएगी अलग अलग तरीके से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग किस वर्ग के हैं? आंसर का सामान्य वर्ग के सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट हैं। जो देख रहे हैं आप यहाँ मेरे बगल में पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि कास्ट जो है ना जिसकी मतलब जो प्रभावशाली ज़्यादा है यानी ऊंची अग्री जाति के लोग जो हैं उनमें ज़्यादा एजुकेशन दिख रहा है और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनमें एजुकेशन कम दिख रहा है। तो ये गैप जो है ना वो इस तरीके का है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि इसका PDF भी अवेलेबल है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वीकली मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है और उसकी तैयारी हो पाएगी इस मेंबरशिप प्लान के ज़रिए। और इसका बहुत मामूली सा प्राइस है और इसके ज़रिए आप 1 साल तक यानी अगले 365 दिनों तक करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। PDF वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है और वो भी कई तरीके का, 1 लाइनर, MCQ विद नोट्स होता है और उसमें वीडियो का लिंक भी होता है ताकि आप एक्चुअल में सही ढंग से समझ सकें। ओके, और डेली मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का वीकली, मंथली मॉक टेस्ट है अवेलेबल इसी मेंबरशिप के ज़रिए। और इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं और उसमें सारे सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं। देखिए ज़रूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हेल्पलाइन नंबर भी है। कोई समस्या हो तो आप यहाँ चैट पर बात कर सकते हैं, चैट। ओके, अगला टॉपिक है बीमारी वायरस से रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा WHO ने अकेलापन को किस तरह का खतरा घोषित किया है? आंसर होगा इसका गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा। ठीक है, तो WHO ने ये घोषित किया है नवंबर में ही अकेलापन को, ये गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा। ठीक है, और WHO का ये कहना है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अकेलापन का जो मृत्यु प्रभाव है यानी मोर्टेलिटी इफेक्ट है वो प्रतिदिन 15 सिगरेट पीने के बराबर है। ये अकेलापन इसलिए बहुत ही खतरनाक है और दुनिया के जो तमाम देश हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। अगला क्वेश्चन, WHO ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने यानी अकेलापन की समस्या को कम करने के लिए एक कमीशन बना है, आयोग का गठन किया है। तो इसके सह अध्यक्ष कौन हैं? आंसर विवेक मूर्ति और चिडो मापेम्बा। विवेक मूर्ति और चिडो मापेम्बा। ठीक है, तो इस आयोग की जो अवधि होगी वो 2024 से 27 तक की होगी और इसका काम यही होगा कि दुनिया के सभी देशों को
वो सजेशन दें और उनको बताएं कि कैसे अकेलापन जो है वो दूर किया जाए, ठीक है। और इसमें मानसिक जो चिकित्सा है, कंसल्टेशन है, ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए? आंसर होगा भारत। अब सवाल अगला है कि भारत में कितने प्रतिशत टीबी के मामले आए हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा? आंसर होगा 27%। दुनिया का 27% जो टीबी का मामला है, ट्यूबरक्लोसिस बीमारी जो है ना, वो भारत में है। और 7 नवंबर को इस रिपोर्ट को जारी किया गया, ठीक है। कितने मामले दर्ज किए गए हैं यहाँ पर? 28.2 लाख, ठीक है। तो ये रिपोर्ट आई है WHO के द्वारा और 192 यानी 192 देशों का डेटा दिया गया है यहाँ पर। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार श्री सोमनाथ ट्रस्ट यानी SST के अध्यक्ष चुने गए, तो इस बार कितने वर्ष का कार्यकाल होगा उनका? आंसर होगा 5 वर्ष, ठीक है। 30 अक्टूबर को उनको चुना गया श्री सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन फिर से तीसरी बार। इससे पहले एक साल के लिए चुना गया था और इतिहास में ऐसा पहली बार है जब सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन यानी अध्यक्ष का कार्यकाल जो है ना बढ़ाकर अब 5 साल का कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नवंबर 2023 में श्रीलंका के किन 2 शहरों में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा का यानी ब्रांच का उद्घाटन किया? आंसर होगा जाफना और त्रिंकोमाली, ठीक है। क्या है? जाफना और त्रिंकोमाली। तो 2 शहरों में उद्घाटन किया है, 2 जगहों पे। और ये हालांकि पहले से वहाँ पर ब्रांचेज हैं सालों से, अब जो टोटल ब्रांच है SBI की उस संख्या बढ़कर 7 हो गई है। और अब दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। प्रलय किस तरह की मिसाइल है जिसका परीक्षण DRDO ने अब्दुल कलाम द्वीप पर किया? आंसर होगा सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल उसको कहते हैं जिसकी रेंज जो है ना वो लगभग 1000 किलोमीटर या उससे कम रेंज की हो, ठीक है। तो 7 नवंबर को ओडिशा के तट पर है अब्दुल कलाम द्वीप, तो वहीं पर इसका परीक्षण किया गया है। और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को शॉर्ट में हम लोग कहते हैं SRBM, ठीक है। तो ये सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत पर तैनाती के लिए किस देश के 26 राफेल समुद्री जेट यानी राफेल M खरीद की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर होगा फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस से ये खरीदा जाना है और 26 ये राफेल जेट होंगे जो कि राफेल मरीन कहेंगे, उसको राफेल M कहेंगे। तो इसके लिए भारत सरकार ने फ्रांसीसी गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भी भेज दिया है, LOR भेज दिया है। और इसकी तैनाती विक्रांत पर होगी और हो सकता है कि INS विक्रमादित्य पर भी इसकी तैनाती की जाए। अगला टॉपिक है इवेंट यानी जो आयोजन, घटना, दुर्घटना, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस जिले में सुरंग में भूस्खलन की घटना हुई जिससे 40 मजदूर फंस गए? अब इसकी संख्या 41 हो गई है, 41 हो गई है, ठीक है। आंसर होगा उत्तरकाशी। ये 12 नवंबर की घटना है और जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था 7वां या 8वां दिन है, तो अभी तक वहाँ पर निकाले जाने का काम चल रहा था। बड़ी मुश्किल है, अंदर फंसे हैं और वहाँ पाइप के ज़रिए उनको ऑक्सीजन और खाने के कुछ जो लिक्विड हैं वो सब वहाँ पहुँचाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? आंसर होगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। प्रगति मैदान में आयोजन हुआ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? आंसर होगा 2024 में। केंद्रीय संचार और IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इसकी घोषणा की है और ये जो सम्मेलन है वो हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है, दूरसंचार मानकीकरण असेंबली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मराठा आरक्षण की मांग के लिए राज्यव्यापी आंदोलन कहाँ पर हुआ? आंसर होगा महाराष्ट्र। हालांकि वहाँ बाद में शांत करा लिया गया इस आंदोलन को और बातचीत की गई है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन होगा, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर होगा शीतल महाजन। तो 13 नवंबर को उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। और देख रहे हैं आप यहाँ माउंट एवरेस्ट है, तो उसी के पास से उन्होंने छलांग लगाई। माउंट एवरेस्ट तो 29,000 फीट के और थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से ये स्काई डाइविंग की है और 17,400 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से काला पत्थर की चोटी पर ये उतरी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया? आंसर होगा विराट कोहली। तो आईसीसी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में उन्होंने अपना 50वां शतक लगाया। अगला क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 4 बार 5 या इससे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन, आईसीसी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर होगा मोहम्मद शमी। तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ये कारनामा किया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने किस वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? आंसर होगा सरकारी हस्तक्षेप। ठीक है, तो सरकारी हस्तक्षेप हो रहा था, उसी वजह से ये काम किया गया। अगला क्वेश्चन, किस स्टेडियम में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया नवंबर में? आंसर होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ओके, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, यहाँ इस तरह की प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन, वनडे वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आंसर होगा मोहम्मद शमी। ओके, और अब इंडेक्स सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं कुछ। एटेल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर कौन है भारत के? आंसर होगा शिव नादर। शिव नादर, ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है। और शिव नादर के बारे में बात करूं तो HCL के वो को फाउंडर हैं और 2023 में सबसे ज़्यादा 2042 करोड़ रुपए उन्होंने दान किया है अलग अलग क्षेत्रों में। अगर क्षेत्र की बात करेंगे तो कला, संस्कृति, इन सब क्षेत्र में दान किया है। सेकंड पोजीशन पे आजिम प्रेमजी, थर्ड पे मुकेश अंबानी एंड फैमिली है, फोर्थ पे कुमार मंगलम बिरला है, फिफ्थ पे गौतम अडानी एंड फैमिली है। अगला क्वेश्चन लेते हैं योजना से रिलेटेड स्कीम। क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुफ्त में राशन देने वाली योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो उसका विस्तार कब तक के लिए करने का ऐलान किया है? आंसर होगा 2028, यानी अगले 5 साल तक ये योजना चलती रहेगी। 80 करोड़ या कहें 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की ये योजना। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने युवाओं से संबंधित किस स्वायत्त निकाय को लॉन्च किया है, ऑटोनोमस बॉडी को? आंसर होगा मेरा युवा भारत। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस यानी 31 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया है। ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये युवाओं में स्किल डेवलपमेंट इन सब का काम वो करेगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के 22 जिलों में आर्ट गैलरी स्थापित की जाएगी, ऐसा प्लान हुआ है? आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के सूचना और पर्यटन मंत्री हैं इंद्रनील सेन, तो उन्होंने इसका ऐलान किया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के निधन हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। किस औद्योगिक समूह के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का निधन हो गया 14 नवंबर 2023 को? आंसर होगा ओबेरॉय ग्रुप। ठीक है, तो वो 94 ईयर के थे और ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स है ना, उसके वो चीफ थे। लग्जरी होटल की चेन स्थापित की थी उन्होंने। 2008 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी के प्रमुख सुब्रत रॉय का निधन हो गया 14 नवंबर 2023 को? आंसर होगा सहारा ग्रुप या कहें सहारा इंडिया परिवार। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हुआ मुंबई में। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, अमेरिका और भारत की 2+2 मीटिंग 9 और 10 नवंबर को कहाँ पर आयोजित हुई? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। ये एनुअल मीटिंग है और इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी रक्षा सचिव लॉर्ड ऑस्टिन, तो वो मौजूद थे और 2+2 मीटिंग हुई है। भारत की ओर से भारतीय रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन दोनों ने बातचीत की। अगला क्वेश्चन, भूटान ने भारत के किस पड़ोसी देश के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू की है? आंसर होगा चीन। देखिए, चीन और भूटान के बीच में ना डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में ये डिप्लोमेटिक रिलेशन और बॉर्डर डिस्प्यूट को समाप्त करने के लिए कोशिशें तेज हुई हैं। और अब दोस्तों, विदेश यानी फॉरेन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना, और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे पहले ज़रूर कर लें। तो क्वेश्चन होगा विदेश से रिलेटेड, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन वहाँ के विदेश मंत्री या कहें विदेश सचिव नियुक्त हुए? आज यूनाइटेड किंगडम। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है कि किस देश में लंबे समय तक यानी 2010 से 2016 तक प्राइम मिनिस्टर है और अब उनको विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। जो ब्रिटेन के या के यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त ऋषि सुनक, तो उन्होंने ये नियुक्ति की है और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात भी की। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, तो उनका नाम बताएं? आंसर हो सुएला ब्रेवरमैन। ठीक है, तो उनकी जगह विदेश मंत्री जो पूर्व थे जेम्स क्लेवर्ली, तो उनको गृह मंत्री बनाया गया है। भारतीय मूल की हैं सुएला ब्रेवरमैन, और हालांकि वो भारतीयों को लेकर काफ़ी टिप्पणी करती रही हैं अगेंस्ट में, विरोध में। अगला क्वेश्चन, यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 तक अमेरिका में अवैध रूप से घुसने वाले कितने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया? चौंकाने वाला आंकड़ा है 96,917। इतने लोग गिरफ्तार किए गए हैं। किस बॉर्डर पर? तो देखिए, यूएस कनाडा बॉर्डर पर 30,000 भारतीयों को और 41,000 से ज़्यादा भारतीयों को यूएस मैक्सिको बॉर्डर पार करते समय गिरफ्तार किया गया है, और ये आंकड़ा लगातार वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम पिछले कुछ साल का देखेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और अब बात करते हैं एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी बीएसआई ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज की है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अब दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, और ये इस वीडियो का आखिरी चरण है, आखिरी स्टेज है। तो क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 नवंबर को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा की जयंती पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 नवंबर को। थीम क्या है? निमोनिया को रोकने की लड़ाई का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? तो ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में, वहाँ स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पहुँचे थे, पहली बार यात्रा की थी और पहली और एकमात्र यात्रा थी 1947 में 12 नवंबर को, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर 1966 से जो भारतीय प्रेस परिषद है वो एक्टिव हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस यानी डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 नवंबर को, और थीम क्या है इस बार की? मधुमेह देखभाल तक पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 नवंबर को, यूनेस्को ने घोषित किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 नवंबर को। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है, उसी के मौके पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 7 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 9 नवंबर को। अगला क्वेश्चन, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस आंसर होगा 8 नवंबर को, और थीम क्या है? मरीज की सुरक्षा का जश्न मनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 7 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 5 नवंबर को, और थीम क्या है इस बार की? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। अगला क्वेश्चन, युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 6 नवंबर को।
तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ज़रूर, जो कि करंट अफेयर्स का होगा डेली का, वो मंडे टू सैटरडे आता है, और वीकली करंट अफेयर्स आता है एवरी संडे को। ओके, बाय।